हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू करते हैं मृदा के बारे में जानकारियों को लेकर के, जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, रेगड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो रेगड़ शब्द जो होता है वो काली कपास मृदा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। काली कपास मृदा को रेगुर या रेगड़ के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः यह मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में मिलता है हमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें ये छांटना है। तो चूना के अनुप्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। ये जो विकल्प है यह विकल्प गलत है, क्योंकि चूना के अनुप्रयोग से मृदा क्षारीय होती है, ना कि अम्लीय। बाकी के जो अन्य कथन है सारे सत्य हैं, जैसे कि मृदा की उच्च अम्लता आर्द्र जलवायु का प्राकृतिक लक्षण है, मृदा की अम्लता से उर्वरता कम हो जाती है, क्षारीय मृदा शुष्क जलवायु की विशेषता है। ये इसके सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, एरिडीसोल के विषय के बारे में विचार करना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर अत्यधिक जैव पदार्थ का विकल्प गलत है, बाकी अन्य विकल्प सारे सही हैं। जैसे कि पौधों के लिए समांतर पानी की कमी के लिए उपयुक्त होता है, ये गहराई पर कार्बोनेट का अधिक संचयन होता है, गहरी चौड़ी दरारों का अभाव होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की पाल जाल मिट्टी अनुपजाऊ तथा कृषि के लिए कम उपयोगी होती है, क्योंकि लवणों का रिसाव तेज होता है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, ह्यूमस का निर्माण तेज गति से होता है। ये सारे के सारे विकल्प इसके सही हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? समय, उच्चवाच, जलवायु और चट्टान। चारों के चारों विकल्प इसके सही है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। ह्यूमस का निर्माण मृदा के कौन से संस्तर में होता है? तो ह्यूमस का निर्माण जो होता है मृदा के शून्य जो संस्तर होता है वहां पर होता है, क्योंकि सतह में सूक्ष्म जीव तथा पेड़ पौधे के विघटन से इसका निर्माण होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इसका निर्माण जो होता है शून्य संस्तर में होता है। मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य क्या है? तो मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य मृदा के संगठकों को निरूपित करता है, मृदा की विशेषताओं को निरूपित करता है। इसके ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। काली मिट्टी किस प्रकार की मृदा है? तो काली मिट्टी अंतःकटिबंधीय मृदा का एक प्रकार है। इसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है किस सीजन में और कहां पर? तो लैटेराइट मृदा का जो निर्माण होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और आर्द्र जो भूमि होती है वहां पर इसका निर्माण होता है। यह पोषक तत्वों का अभाव होता है तथा पोषक तत्वों का निष्क्षालन भी यहाँ पर हो जाता है। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कहाँ होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण उष्ण व शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पर होता है। यह मृदाओं कम उपजाऊ होती है, समांतर फसलों का अपर्दन यहाँ पर नहीं होता है। चेरनोजम मिट्टी का निर्माण होता है। तो चेरनोजम मिट्टी का जो निर्माण होता है वो अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में होता है, चूंकि यह अत्यधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। प्रेरीज मृदा का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रेरीज मृदा का निर्माण जो होता है वो उपाद्र क्षेत्र में होता है। इसमें कैल्शियम तत्व की प्रधानता होती है, चेरनोजम की तुलना में अधिक होती है इसमें। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत मृदा कौन सा है? तो ये मृदा है यहाँ पर एरियोडोसॉल। एरियोडोसॉल 8.3% है, अल्टीसॉल 5.6% है, वर्टिसॉल 1.8% है, एरिडोसॉल 18.8% है। विस्तृत विश्व में ये पूरे भूभाग में इस प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं। विश्व में न्यूनतम क्षेत्र में विस्तृत मृदा कौन सी है? तो वो है यहाँ पर हिस्टोसॉल। मोरिसॉल 8.6% है, हिस्टोसॉल 0.9% है। SO2 प्रदूषक का मुख्य सूचक क्या है? तो इसका मुख्य सूचक जो है वो लाइकेन है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का मुख्य सूचक होता है जिसे लाइकान कहा जाता है। SO2 का उत्सर्जन गाड़ी वाहनों से निकलने वाले धुएं से होता है। प्रदूषक H2S का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रदूषक H2S का मुख्य स्रोत है वो विघटित होना वनस्पतियों के अपशिष्ट से। हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत वनस्पतियों पशुओं के अपशिष्ट से के विघटन से होता है। इसकी गंध सड़े हुए अंडे के समान होती है। निम्नलिखित में से दुनिया का कौन सा एकमात्र देश है जहां फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है भारत का। भारत के मणिपुर में केबुल लाम जो राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संदर्भ में विदेशी प्रजाति नहीं है? तो ये है यहाँ पर पार्थेनियम। पार्थेनियम भारतीय प्रजाति है। लैंडेना, सीनोडॉन व इकोनोरिया विदेशी घास की प्रजातियां हैं। एक सींग वाले गेंडा किस अभयारण्य में विशेष रूप से पाए जाते हैं? तो ये भारत का एक राज्य है असम। असम में एक नेशनल पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पोबीतरा अभयारण्य में भी एक सींग वाला गेंडा मिलता है। नीचे दिए गए जो विकल्प है, जो पशु समूह है में से किस एक का लुप्त प्राय प्रजातियों में सर्वोच्च प्रतिशत है? तो ये है यहाँ पर स्तनधारी। स्तनधारी जीवों की प्रजातियां सर्वाधिक लुप्त प्राय हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल आवास भारतीय विविधता हॉट स्पॉट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो पूर्वी घाट शामिल नहीं किया गया है। बायोस्फीयर के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल आवास भारतीय विविधता हॉटस्पॉट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो ये है यहाँ पर पूर्वी घाट। बायोस्फीयर के आंतरिक क्षेत्र जो पूरी तरह से किसी भी अनुसंधान एवं जैविक हस्तक्षेप से संरक्षित रहता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कोर जोन के नाम से। जहां मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है वह कोर जोन क्षेत्र कहलाता है। एक राष्ट्रीय पार्क का संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो यह यहाँ पर केवल पौधों की प्रजाति के लिए यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा जीवों के लिए भी यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, वनस्पति और जीवों दोनों के लिए। ऑप्शन डी इसका सत्य है। जैव विविधता की डिग्री बढ़ती है कैसे? तो जैव विविधता की जो डिग्री है वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जब जाते हैं तो इसकी डिग्री बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, वह जैव विविधता अधिक होती है। जैसे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो यह धीरे धीरे घटने लगेगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चेन्नई में। निम्नलिखित में से भारत के कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का एक संयोजन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो कि डी ऑप्शन इसका सत्य है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न अक्षांश व समुद्री तट बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसलिए यहाँ उपयुक्त वनस्पति मिलती है। निम्नलिखित में से क्या एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बस्तर क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर ही अवस्थित है। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रीलंका में। आपको याद रखना है। और ये जो प्रोग्राम चलाया जाता है MAB 1972 से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो ये ऑप्शन इसका नल्ला मलाई जो है पर्वत श्रृंखला, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बाकी अगस्त्यमाला, नीलगिरी और पचमढ़ी ये सभी के सभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, उड़ीसा का तट। उड़ीसा का तट समुद्री तट ऑलिव रिडले कछुए के प्रजनन हेतु अनुकूल है। यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी तक कछुए प्रजनन करने के लिए दक्षिणी अमेरिका से यहाँ पर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, वह कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में डॉल्फिन व कछुए तथा अन्य प्रकार की समुद्री पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तेदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो यह प्रसिद्ध है बाघों के लिए। पेरियार अभ्यारण्य केरल में पेरियार नदी के निकट स्थित है। यह बाघों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को तथा जल संरक्षण का संदेश भी यहाँ पर दिया जाता है इस दिवस के दिन। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है कांजीरंगा। बाकी सिम्पलीपाला, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी ये सभी के सभी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। तो विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है जैव मंडल और दूसरी तरफ दिया हुआ है अवस्थित। तो मानस
मेघालय में है, ये गलत है। मानस रिजर्व मंडल जो है वो असम में है। बाकी नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजुंगा सिक्किम में है, अगस्त्यमलाई केरल में है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ पर? तो ये कच्छ में स्थित है और कच्छ गुजरात में है। भारत में भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो ये है यहाँ पर दम्फा। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर मिजोरम में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ पर? तो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, ये यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का और रणथंभौर राजस्थान में स्थित दोनों के दोनों प्रसिद्ध बाघ रिजर्व क्षेत्र है। रुद्रप्रयाग में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है, उनका संगम होता है यहाँ पर, जिसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। काली मिट्टी में कार्बन युक्त पदार्थ की मात्रा होती है कितनी? कम होती है। ये काली मिट्टी में कार्बन की तुलना में लोहे के निक्षेप सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसमें कार्बन कम होता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? तो हम्बोल्ट इसके लेखक है। इनके सम्मान में समुद्री तरंगों का नाम भी रखा गया है। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के जंगल में पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। यहाँ से 20% का जो ऑक्सीजन होता है वो निकलता है, इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को यहाँ पर फजेंडा भी कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो ये विकसित क्षेत्र है यहाँ पर पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है, यह विषुवतीय वनों के सीमांत क्षेत्र में मिलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में। स्प्रूस, फर व चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं टेंगा वनों में। ये टेंगा वनों में पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो वनस्पतिक अधिक ऊंचाई व उच्च अक्षांश में मिलते हैं, जिन्हें टेंगा वन भी यहाँ पर कहा जाता है। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय वन में। सिनकोना एक विषुवतीय वन है। इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है। यह भारत में भी प्राप्त होता है, विशेषकर दक्षिण भारत में। अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिल्वास। याद रखना है आपको, सिल्वास कहा जाता है। डेल वर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह संबंधित है यहाँ पर शीशम से। उपयुक्त प्रजाति शीशम की है। यह एक उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनस्पति का क्षेत्र है, वनस्पति का वृक्ष है ये। ऑस्ट्रेलिया की घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो इसको यहाँ पर वेल्ड कहा जाता है। आपको याद रखना है, क्योंकि ये मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, इसको इसलिए यहाँ पर वेल्ड कहा जाता है। यह पौष्टिक घास होती है। पैडंग क्या है? तो पैडंग यहाँ पर एक स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है। दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि है ये। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की यहाँ पर समरूपता होती है, इसमें वनस्पति देखी जाती है। सेल्वा या सेतवा वन कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं विषुवतीय प्रदेश में। सेल्वा व वन विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। यह अमेजन नदी के क्षेत्र में स्थित है। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है विषुवतीय प्रदेश को। चूंकि यहाँ पर जो वर्ष भर सूर्य का ताप मिलता रहता है, इसलिए इसको गर्म पेटी के रूप में भी जाना जाता है। अभ्यंतरिक प्रकार का मौसम पाया जाता है, तो यह पाया जाता है यहाँ पर कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु मौसम पाई जाती है। यहाँ पर रसीले फलों का उत्पादन भी होता है। महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास या प्रदेश या परिश्रम का भी प्रदेश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु है, चरम घटनाओं के बावजूद कृषि संबंधी गतिविधियां यहाँ पर होती रहती है। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था डी विंटली ने प्रस्तुत किया था। ये 13 कृषि पेटियों में इन्होंने इसको विभक्त किया था।
विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो यह है यहाँ पर ओनली 11% यूजफुल है, बाकी के उपयोगी नहीं है। बॉन ड्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने प्रतिपादित किया था यहाँ पर 1826 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है यूएसए में, आपको याद रखना है। यूएसए में मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। विश्व में प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो यह है यहाँ पर ताइवान, यहाँ पर होता है और यह इसी क्षेत्र में यह उद्भव भी हुआ है। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है यहाँ पर इटली। इटली प्रायद्वीप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित है, जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर अंगूर की खेती सर्वाधिक की जाती है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मर्रे व डार्लिंग क्षेत्र में भेड़ों की उत्तम किस्म की प्रजातियां मिलती है, इसलिए यहाँ पर ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? तो मूंगफली का जो मूल स्थान है ब्राजील है, क्योंकि ब्राजील में सबसे पहले यह पाई गई थी। आलू का पुर्तगाल है, मिर्ची का चिली है, इसीलिए चिली कहा जाता है मिर्ची को। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वह नॉर्मन ई बोरलॉग है। मैक्सिको के ये जन्म लिया था इन्होंने। भारत में एम एस स्वामीनाथन है। गेहूं और चावल का उत्पादन इससे बढ़ा हुआ है। दलांग संबंधित है किससे? तो दलांग संबंधित है यहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि से। लदांग एक झूम या स्थानांतरणीय कृषि है। यह कृषि मुख्यतः इंडोनेशिया में होती है। इसमें वृक्षों को काटकर खेती की जाती है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो बागवानी कृषि से है, यहाँ पर अभिप्राय है। चूंकि ट्रक फार्मिंग शब्द कृषि के परिवहन हेतु प्रयुक्त होती है, विशेषकर सब्जियों के लिए, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर किया जाता है। बागानी कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो बागानी कृषि की जो मुख्य विशेषता, ऑप्शन नंबर ए सत्य है इसका। बागानी कृषि एक एकल फसली पद्धति है। इसमें किसी एक प्रजाति विशेष का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर? तो सर्वाधिक सघन खेती जो है जापान में प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर भूमि बहुत कम है कृषि योग्य। जापान विश्व का 10वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ भूमि का कम क्षेत्र है कृषि योग्य, इसलिए यहाँ पर सघन खेती की जाती है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलने से प्लवकों का उत्पादन होता है। क्योंकि जो प्लवक होते हैं इन मछलियों के भोजन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए यह बहुत ज़्यादा क्षेत्र उपयोगी हो जाता है मत्स्य उत्पादन के लिए। जैसे उदाहरण के लिए न्यूफाउंडलैंड यूएसए में जो है और कनाडा के तटों पर ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है मछली उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो यह यहाँ पर डॉगर बैंक। यह बैंक क्षेत्र जो है वो उथले होते हैं, यहाँ मत्स्य करना आसान होता है। डॉगर बैंक मत्स्य हेतु प्रसिद्ध है। यह ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए फेमस है? तो यह है यहाँ पर स्वर्ण उत्पादन के लिए। विश्व का सोना उत्पादन करने वाला खादान है। इसका ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, तो मैक्सिको में इसका उत्पादन होता है, जो कि सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर सर्वाधिक चांदी उत्पादन होता है। चीन कोयला हेतु प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कहा विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो यहाँ पर वेनेजुएला। वेनेजुएला में सर्वाधिक प्रमाणित तेल भंडार है। ईरान, इराक व सऊदी अरब पश्चिमी एशियाई खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है या देश है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू यहाँ पर खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि बाकू क्षेत्र खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र अजरबैजान में स्थित है। अजरबैजान की राजधानी ही बाकू है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। चीन कोयला उत्पादन करने के रूप में विश्व में सबसे अधिक नंबर पर आता है, वो प्रथम नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया, भारत व रूस, यूएसए प्रमुख कोयला उत्पादक राष्ट्र हैं। इसके बाद आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो औद्योगिक स्थानीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। श्रम भाड़ा व कच्चे माल एवं बाजार के आधार पर उद्योग स्थापित होता है। यह निम्न में से क्या एक फूड लूज उद्योग है? तो हौजरी जो कि हीरे का कार्य किया जाता है। फूड लूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो कि नवाचार से संबंधित होते हैं, जैसे हीरे का कार्य, कंप्यूटर चिप आदि का कार्य। फ्रांस का लॉरेन प्रसिद्ध क्यों है? तो यह प्रसिद्ध है लौह व इस्पात उद्योग के लिए। फ्रांस का
अल्सास व लॉरेंस प्रदेश लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध क्षेत्र में दृष्टिगत भी हुआ था। यह फ्रांस की अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र भी है। निम्नलिखित में से नदी वह कौन सी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह नदी है यहाँ पर लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका रेगिस्तान दिया गया है और दूसरी तरफ आपके देश दिए गए हैं। तो सोरोनोरन यूएसए में सत्य है, अटाकामा चिली में, यह भी सत्य है, सहारा दक्षिण अफ्रीका में, यह गलत है, क्योंकि सहारा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के कई देशों में है। ये अल्जीरिया में है, लीबिया में है, इसलिए गलत है। ये तनामी ऑस्ट्रेलिया में है, यह सत्य है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध जो है जम्बेजी में स्थित है। जम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है। इस नदी का पर करीमा बांध बनाया गया है। इसी प्रकार की वीडियोस को आप देखने के लिए, सुनने के लिए आप मेरे विजडम हब के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।